वंदे मातरम। कक्षा 8 विषय विज्ञान। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि फसल किसे कहते हैं, ऋतुओं के आधार पर यह कितने प्रकार की होती है, यह क्यों आवश्यक है। आज हम इससे कुछ आगे कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं या कृषि के कितने चरण होते हैं। कृषि पद्धतियाँ फसल बोने से लगाकर काटने तथा अनाज का सुरक्षित भंडारण करने तक की प्रक्रिया को कृषि पद्धति कहते हैं। कृषि पद्धतियाँ, कृषि के विभिन्न चरणों को हम कृषि पद्धति कहते हैं, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना तथा भंडारण करना। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। जैसा कि हमें पता है, फसल उगाने से पूर्व मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, अर्थात खेत को तैयार करना पड़ता है। मिट्टी को पलटना तथा पोला बनाना कृषि का पहला कार्य है तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर और पोला बनाकर उसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर ही मिट्टी की पौधों की वृद्धि में सहायक हैं। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है, अर्थात मिट्टी में नमी की कमी है, तो जुताई करने से पूर्व पानी देना चाहिए। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है, क्योंकि यदि बड़े बड़े ढेले होंगे तो बीज का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाएगा, बीज ऐसे ही ऊपर पड़ा रहेगा। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत का समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार। कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत से औजारों का उपयोग किया जाता है, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि। हल प्राचीन समय से ही हल का उपयोग जुताई के लिए हमारे कृषक बंधु करते आ रहे हैं। जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है।
जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मूड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। दूसरा बिंदु, बुआई। मिट्टी को समतल करने तथा पोला करने के बाद फसल की बुआई की जाती है अर्थात बीज का रोपण किया जाता है। बीज रोपने के लिए या फसल की बुआई के लिए अच्छे प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाता है जो भली भांति स्वस्थ हो। बीज स्वस्थ है अथवा अस्वस्थ है इसके लिए या इसे जानने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। एक बीकर लेकर उसमें आधा पानी से भर देंगे तथा फिर उसमें हम बीज मिलाएंगे तथा पानी को हिलाएंगे। यदि पानी हिलाने के पश्चात कुछ बीज या अधिकतर बीज पानी के पैंदे में बैठ जाते हैं अर्थात वे बीज स्वस्थ हैं तथा जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वे अस्वस्थ बीज हैं अर्थात हल्के बीज हैं। परंपरागत औजार, जैसे कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप का आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने से यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइप से गुजरता है। यह सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। आजकल बीज रोपण के लिए सीड ड्रिल काम में लिया जाता है। बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। पौधे को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना आवश्यक है अर्थात इस सीड ड्रिल का उपयोग करके उचित दूरी एवं घना होने से हम रोक सकते हैं। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में समान रूप से मिलता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद प्राकृतिक रूप से जंतुओं से प्राप्त गोबर तथा पौधों के अवशेष से बनाई जाती है जबकि उर्वरक रसायनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत में को कभी भी खाली नहीं छोड़ता है।
फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पदार्थों की कमी हो जाती है, अर्थात पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह खाद देने की क्रिया किसान द्वारा भली भांति संपन्न की जाती है। खाद एवं उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। कुछ उर्वरकों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाश आदि। इनका उपयोग किसान गेहूं, धान, मक्का आदि फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए करता है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का एक कारण बन गया है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा फसल चक्र को अपनाना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी का गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में पोषक की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें बोकर किया जा सकता है। उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था, अर्थात उस नाइट्रोजन की पूर्ति होती थी। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद उर्वरक मानव निर्मित एक लवण है तथा खाद एक प्राकृतिक रूप से अर्थात प्राकृतिक पदार्थों से मिलकर बनाई जाती हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है जल धारण करने की क्षमता। इससे मिट्टी भुरभुरी और पोली हो जाती है, जिससे गैस का विनिमय सरलता से होता है। इससे मिट्टी में जीवाणु मित्रों की संख्या बढ़ती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधरता है। सिंचाई। जिस प्रकार से मानव को जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार से पौधों की वृद्धि एवं अच्छी पैदावार के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिससे खनिजों और उर्वरकों का भी साथ ही साथ अवशोषण होता है। पौधों में 90% जल होता है। क्योंकि जल आवश्यक है, बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, अतः जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित अंतराल पर फसल में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों की बारंबारता मिट्टी या ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने का समय होता है।
सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के तरीकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, पारंपरिक तरीके तथा आधुनिक तरीके। पारंपरिक तरीकों में कुओं, झीलों, नहरों आदि से सिंचाई की जाती थी। उस समय यह कम खर्चीला होता था तथा इसमें अधिक यंत्रों की आवश्यकता भी नहीं होती थी। परंतु वर्तमान समय में व्यक्ति अर्थात या किसान अधिक क्षेत्र में फसल उगाता है, अतः अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए वह आधुनिक यंत्रों का उपयोग करता है। प्राचीन तरीके जैसे कि मोट यानी कि घिरनी के द्वारा जल निकालना, चैन, पंप, ठेकली, रहट आदि तंत्रों के द्वारा सिंचाई करता है। आधुनिक तरीके यानी कि छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र आदि के द्वारा यह सिंचाई करता है। अगला बिंदु है खरपतवार से सुरक्षा। फसलों में खेत में मुख्य फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करता है। अर्थात प्रकाश जल, पोषक तत्वों का उपयोग कर लेता है। इससे पौधों की वृद्धि पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। इस अनुचित प्रभाव को कम करने अर्थात खत्म करने के लिए इन खरपतवार को हटाना अत्यधिक आवश्यक है। खरपतवार को कुदाली की सहायता से हटाया जा सकता है या हाथ से उखड़कर हटाया जा सकता है, परंतु आज के समय में कुछ रसायनों का भी उपयोग हमारे कृषक बंधु करते हैं। इन रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी पर कुप्रभाव पड़ता है। इन रसायनों को खरपतवारनाशी भी कहा जाता है। इन खरपतवारनाशी को छिड़काव के लिए पहले पानी में घोला जाता है तथा स्प्रेयर की सहायता से छिड़काव किया जाता है। कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल एक पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल के बीजों को दाने से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा संपन्न किया जाता है। छोटे किसान खेत में अनाज के दानों को फटक कर
अलग करते हैं, जिसे विनोइंग कहते हैं। 3-4 महीने तक कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों को भरी खड़ी फसल किसान के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु में प्रयत्न का फल मिला है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। कृषि के चरण का अंतिम चरण है भंडारण। उत्पाद का भंडारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी अधिक मात्रा में होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, अर्थात खराब हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनको कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो एवं भंडार गृह में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। फसल उत्पादन के विभिन्न चरण जैसे बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है।